वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्ट हो गए बेटा। तरुण, नित्या, अमन, पूरी टीम। ओके बेटा, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग कर्तव्य, अरे वाह, शुभ, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेगमेंट रखा था और कल बेटा मैंने आप लोगों को अपने सीए प्रोफेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है अपने इस प्रोफेशन का और कितना अपना प्रोफेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, रेपुटेटेड है, वो सारी बातें बेटा मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। और मार्केट में जहां तक आप जैसे बहादुर बच्चों को कई बार ये बोल के डराया जाता है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आप लोगों से कल यही रिक्वेस्ट किया था कि देखो कभी आपको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपने पे भरोसा रखना है और कॉन्फिडेंस रख के हमें एग्जाम में उतरना बेटा। कितने बच्चों ने बेटा आज ज्वाइन किया फर्स्ट डे? कितने बच्चों का बेटा? ओके ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। हम स्टार्ट करते बच्चों। कल बेटा मैंने स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट, और अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 25 से 27 मार्क तक, मिनिमम 25 नंबर तो आप मान के चलें, ये कंपनी अकाउंट का वेटेज रखा हुआ है। और 3 अटेम्प्ट पहले जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को मॉडिफाइड किया उसमें भी आप देखेंगे जो 5 नए चैप्टर ऐड किए गए उसमें से 3 मेन जो चैप्टर एडिशन हुआ है वो कंपनी अकाउंट में हुआ। उसके पीछे इंस्टीट्यूट का थॉट मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारी सीए इंस्टीट्यूट के दिमाग में बातें क्लियर है कि आज जो सीए क्वालिफाइड हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडियन इकोनॉमी तक नहीं है, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज आप लोगों को एक फाइनेंशियल एनालिसिस के तौर पर, अकाउंटेंट के तौर पर, इंटरनल अकाउंटिंग और डिफरेंट पर्पस से अपने यहां रिक्रूट करती है। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने पूरे सिलेबस को रीडिफाइन करा। और आपने देखा होगा पिछले 3 अटेम्प्ट पहले ही फाउंडेशन में सारे बेसिक चैप्टर इनकॉर्पोरेटेड किए, इंटरमीडिएट में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए और फाइनल में सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसी पर्पज से कंपनी अकाउंट का बड़ा सेगमेंट हमारे सिलेबस के अंदर है। और मैंने कल आप लोगों को बताया भी था बेटा कि आज आप हम सब यहां जो बैठे हैं, हम सीए प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी ज्यादा रेम्युनरेशन देने वाला अगर कोई सेक्टर होगा तो तय बात है वो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, कंपनी सेक्टर होगा, जहां से कि आपको अच्छा खासा अट्रैक्टिव रेम्युनरेशन मिलेगा। कल हमने इसका बाइफर्केशन तो समझ ही लिया था बेटा। मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल मिला के 6 अलग अलग यूनिट हैं और हर चैप्टर वाइज मैंने इसका बाइफर्केशन आपके सामने रखा था। फिर कल के लेक्चर में बेटा मैंने बात आप लोगों से की थी बच्चों कि आप सीए हैं और सपोज करें आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और बंदा बात करता है कि सर मेरे को बिजनेस करना है। हम उसको बिजनेस का एक मॉडल, एक एप्रोप्रिएट मॉडल उसको सजेस्ट करके देना चाहते हैं। अब यूजुअली हम देखते हैं बिजनेस 3 मॉडल 3 पैटर्न पे हम कर सकते हैं, या तो एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पर यानी एकांकी व्यापारी के तौर पर, सेकंड या तो पार्टनरशिप फॉर्म बना के जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड करा के, या एलएलपी एक्ट जो कि हम आगे बात करेंगे, और तीसरा या फिर कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेशन करके। तय बात है क्लाइंट चूंकि आप सीए हैं तो आपसे पूछेगा जरूर कि बताओ जी इन तीनों में से कौन सा पैटर्न, कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा उचित है। अब तीनों का कंपैरिजन करने जाएंगे ना बच्चों तो मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं वो स्पेसिफिक बात पर जाना चाहता हूं जो कि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कंटेंट के तौर पर कवर की। अपनी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में कॉर्पोरेट को ज्यादा बेटर मानता है और उसके पीछे 3 बड़े लॉजिक देता है, MMR।
याद है बेटा? फर्स्ट एम फॉर मनी, सेकेंड एम फॉर एंड आर फॉर। अब इसका एनालिसिस समझो यार। आपका जो क्लाइंट है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आपके सामने तीन मॉडल हैं। हम उसको बोलेंगे भाई या तो एक काम करो, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे बिजनेस कर लो, या पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, या कंपनी के रूप में हम आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि साहब आपके बिजनेस के लिए मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। आज आप बताओ, कैपिटल 5 करोड़ 50 करोड़ कैपिटल जो है आज की तारीख में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत छोटी रिक्वायरमेंट हो गई यार। ये फैक्ट है बच्चों। देखो एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये बेटा कि जो भी पढ़े ना पूरा लॉजिकल पढ़ना बेटा, और हम लोगों से किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक सीए के तौर पर जब हम मार्केट में उतरते हैं ना, क्लाइंट आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। अब देखो, आज जब बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे बेसिक रिक्वायरमेंट आएगी मनी की, कैपिटल की। 5 करोड़ 50 करोड़ छोटी बात होगी बच्चों। प्राइम लोकेशन में एक जरा शोरूम खरीदने जाते 5-25 करोड़ रुपए का लग जाता है, 20-25 करोड़ रुपए का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो 5-25 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाना कोई बड़े बिजनेस के लिए तो बहुत छोटी बात है। और कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आज की तारीख में बिजनेस मॉडल इतने डेवलप हो चुके हैं कि आपको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए तक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कल मैंने आपके सामने बहुत सारे बिजनेस के एग्जाम्पल रखे थे, जैसे आज स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम स्पेस टूरिज्म में एलन मस्क की कंपनी की बात करें, स्पेस एक्स। अब बताओ, स्पेस टूरिज्म के लिए जब उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट किया होगा स्पेस एक्स, क्या 10-20 करोड़ की कैपिटल से काम चल जाएगा बेटा? हजारों करोड़ लाखों करोड़ कैपिटल चाहिए यार। इसी तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरी बिजनेस है, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसी तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पेट्रोलियम लाइन स्टैब्लिश करना है, नेचुरल गैसेस इंडस्ट्री है, एयरलाइंस डेवलप करना है, पोर्ट डेवलप करना है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस डेवलप करना है। यार ये ऐसे सेक्टर है जहां पर कि 25-50 करोड़ कैपिटल नहीं, यहां आपको 1000 करोड़ 2000 करोड़ 1 लाख करोड़ इस तरह की कैपिटल चाहिए। और ये कैपिटल कोई एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कितना भी करोड़पति हो, एक व्यक्ति की कैपेसिटी में तो नहीं है साहब। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे कई करोड़पति भी मिल जाए ना तो इतनी कैपिटल नहीं इकट्ठा कर सकते। और ये कैपिटल कहां मिल पाएगी आपको? ये कैपिटल मिल पाएगी कंपनी में। और मैं तो बोलता हूं बेटा, कंपनी एक ऐसा सेक्टर है ना बच्चों, क्या आज आपको 1 लाख करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, और अगर पब्लिक को आपका प्रोजेक्ट बेनिफिशियल लगता है, प्रॉफिटेबल लगता है, तो ये फैक्ट है, पब्लिक आपको 20 टाइम्स कैपिटल दे सकती है। ऐसे कई सेक्टर रहे हैं, ऐसी कई रेपुटेटेड कंपनी रही है कि उनका जो पब्लिक इश्यू है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे 20 टाइम्स 30 टाइम्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, पब्लिक पैसा देने को तैयार है, बशर्ते जो फेस या जो कॉर्पोरेट है वो रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट वहां बेटर हो जाता है जहां आप देखो मनी की रिक्वायरमेंट खत्म, मनी की लिमिटेशन खत्म, इन केस ऑफ कंपनी। बराबर बेटा? आपने जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो आपने शायद नारायण मूर्ति जी का एग्जांपल सुना होगा, इन्फोसिस। जानते बेटा? आप बताओ ना यार, एक सिंपल सी बात यार, आप सीए क्वालिफाइड होते हैं और सीए क्वालिफाइड होते ही हम लोग तुरंत क्या करते हैं? जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं। नारायण मूर्ति जी का कंसेप्ट देखो, आपने आईआईटी कंप्लीट किया, अपना आईटी सेक्टर में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जिस कंपनी के लिए जॉब स्टार्ट किया कंपनी बहुत जल्दी बंद हो गई। उनके दिमाग में आया कि यार मैं अगर किसी दूसरी कंपनी के लिए जीवन भी लगा दूंगा तो वो दूसरी कंपनी को डेवलप करूंगा। बोलो 7 फ्रेंड्स जो कि सैलरीड इंप्लॉय थे, रातों रात डिसीजन लिया कि यार बाबा कल से कंपनी में नहीं जाना है, कैपिटल इकट्ठा करते कंपनी अपनी बनाते हैं, बोलो आईटी कंपनी बनाई। और आपने शायद सुना होगा स्टार्टिंग में तो उनके पास इनिशियल कैपिटल भी नहीं थी, उनकी वाइफ ने 10,000 रुपए उनको उधार दिए और उससे उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। यानी अब आप सोचो, बिजनेस आइडिया था, दम था यार, अपने पे भरोसा था यार
कैपिटल जीरो थे लेकिन बिजनेस आइडिया था, कॉर्पोरेट को यूज करा और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। अंबानी जी का एग्जांपल ले लो यार। मतलब ये एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि यार जो सेक्टर में आप आए हो ना, ये सेक्टर ऐसा है कि सीए क्वालिफाइड होने के बाद भी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। अब आदित्य विक्रम बिरला जी का तो नाम जानती है बेटा, सीए हैं और एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे काम कर ही रहे। मिस्टर झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा, जो इतने बड़े लीडिंग शेयर ब्रोकर, पूरे स्टॉक एक्सचेंज को एक तरह से अपने हिसाब से गवर्न कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे। यानी अब आप देखो, कंपनी की अगर बात करूं तो यहां कैपिटल की लिमिटेशन खत्म हो जाती है। धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे और आप बताओ, उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। कंपनी स्टैब्लिश करके रिलायंस के कई पेट्रोल रिफाइनरीज हैं। तो ये सब सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के बैनर तले पॉसिबल नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म के बैनर तले पॉसिबल नहीं। ये कहां पॉसिबल है? कंपनी। तो कंपनी में सबसे पहला लिमिटेशन हमारे सामने खत्म हो जाता है, मनी। सेकंड, मैनेजमेंट। देखो जी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसी बिजनेस के मालिक को अपने बिजनेस को मैनेज करना है, मैनेजमेंट खुद करना है। पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो ज्यादा पार्टनर लोग बिजनेस को मैनेज कर लेंगे। अब इनका जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जितना नॉलेज होगा, जितना पोटेंशियल होगा, जितना सामर्थ्य होगा, उस हिसाब से कर पाएंगे। जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति बिजनेस के डिसीजन लेने में उतना कैपेबल हो। लेकिन आप चेक करो, कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां आप बताओ इसके जो मालिक लोग हैं ये शेयर होल्डर हैं। ये शेयर होल्डर लोगों ने पैसा लगाया। कितनी शेयर होल्डर दिख रहे हैं बेटा आपको? ये 8 9 नहीं बेटा, 1 लाख है। नहीं आप देखो, बहुत लंबी लाइन है। हाँ सही बेटा। अब बताओ, ये कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर, अब ये 1 लाख शेयर होल्डर बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन, इंटेलेक्चुअल क्वालिफाइड मैनेजरियल प्रोफेशनल्स हायर कर लेते हैं। जैसे कि क्वालिफाइड सीए को हायर किया, एमबी हायर किए। क्या सैलरी लेगा एक बेचारा सीए? 5 करोड़ 10 करोड़? अरे भाई एक बात बताओ, कंपनी का प्रॉफिट है 500 करोड़, और सीए को प्रॉफिट का 1% भी रेम्युनरेशन दिया तो 5 करोड़ बैठता है। और कई जो टॉप कंपनी, उसके सीईओ के तौर पे आप देखेंगे सीए बैठा है। तो यहां बिजनेस को मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल ब्रेन को हायर कर लेती है। कैसे हायर कर लेती है भाई? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सीए को अपॉइंट कर लेती है, एमबीओ को अपॉइंट कर लेती है, टेक्निकल इंजीनियर्स को अपॉइंट कर लेती है, जो कि कंपनी को मैनेज करने में सपोर्ट करते हैं। चलो जी, कंपनी का तीसरा बड़ा बेनिफिट, आर फॉर रिस्क। पहला एम फॉर क्लियर बेटा, मनी। बोलो, कंपनी में मनी की लिमिटेशन खत्म। सेकंड, एम फॉर मैनेजमेंट का हेडक खत्म, बराबर बेटा। और तीसरा आर फॉर रिस्क। अब देखो जी, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, रिस्क कितना होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जानते बच्चों? यानी अब आप बताओ यार, ये जो बंदा है, एकांकी व्यापारी है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, कितना भी करोड़पति हो, दिख रहा है बेटा, ये कितना भी करोड़पति हो, बच्चों बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं ना यार। आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप कई बार उनसे पूछिएगा कि कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे मान लो जी, पहले सर्विस टैक्स चलता था और गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने आके डिक्लेयर कर दिया अब जीएसटी लगेगा साहब। जीएसटी आती है, लोगों के बिजनेस करने के मॉडल, बिजनेस करने के पैटर्न चेंज हो गए, मार्जिन खत्म हो गए लोगों के। 5-7 साल पहले तक पब्लिक, एक सीए के तौर पे हम जानते हैं इस बात को, 5-7 साल 8 साल पहले तक व्यापारी क्या काम करता था? 90% ट्रांजेक्शन कैश में कर लेता था। नंबर 1 की बुक अलग रखता था, 2 नंबर की बुक अलग रखता था। और आज जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इसके कारण 90% ट्रांजेक्शन आपको बैंकिंग सिस्टम से, बल्कि कई जगह तो 100% ट्रांजेक्शन बैंकिंग से करना पड़ रहा है। वो पानी बतासे का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है ना,
उसके पास भी दिन भर में गल्ला अगर 1,000 रुपए का तो 1,000 रुपए कैश नहीं मिलता है, सब गूगल पे और फोन पे के माध्यम से उसके अकाउंट में क्रेडिटेड है। यानी बिजनेस करने के पैटर्न चेंज हो जाते बहुत जल्दी। और आप बताओ, आपने कितनी भी समझदारी से काम किया, जरा सा एक गलत डिसीजन ले लिया सोल प्रोप्राइटर ने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब बताओ, करोड़पति से क हटने में देरी नहीं लगती बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ना बेटा। कभी हमने किसी व्यक्ति को, नाम बोलो बेटा, अक्ष, एग्जाम्पल ले लें, कलाओगे पक्का, पूछना पड़ता बेटा। अब बताइए, अक्ष भाई को माल बेच दिया, सोल प्रोप्राइटर ने गलती से अक्ष भाई को माल बेच दिया। बाद में पता चला कि अक्ष भाई को जो माल बेचा नहीं, ये वो व्यक्ति हैं इन्होंने जिससे माल उधार लिया उसको जीवन में कभी पैसा नहीं चुकाया है। गुस्सा नहीं, मन शांत। अब बताओ, एक गलत व्यक्ति को पहचान, मतलब एक व्यक्ति को पहचानने में जरा सी चूक की ना, तो जीवन भर की जमा पूंजी दांव पे लग जाती सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। और करोड़पति था, ये कब हट जाता पता नहीं लगता बेटा, क हट गया तो क्या बचा। और ये तो गनीमत है यार, अपन हिंदुस्तान जैसी कंट्री में हैं, यूरोपियन कंट्री में हो ना, तो इधर से क हटता है ना, तो इधर से ये वाली उपाधि भी हट जाती है। नहीं समझे, हिंदुस्तान में नहीं होना है बेटा, यहां मर्यादा है। क हट भी गया तो आपकी पति की उपाधि बरकरार रहेगी, बराबर। लेकिन यूरोपियन कंट्री का भरोसा नहीं। पक्काक्ष ना, आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा हूं मैं। चलो मेरे को ये बताओ, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में अनलिमिटेड लायबिलिटी है बच्चों। चलो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी है? बल्कि पार्टनरशिप फॉर्म में तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिविजुअली कलेक्टिवली अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी एक भी पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया और उससे फॉर्म को लॉसेस हो गए ना, तो सारे पार्टनर इंडिविजुअली भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं। पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटीज को चुकाने के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म की असेट कम पड़ती है तो पार्टनर लोगों की पर्सनल असेट तक बेची जा सकती है। और ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों जो करोड़पति थे, बोलो का हटना है। बस हाँ, थोड़ी सी एक मन में शांति जरूर रहेगी। क्या शांति रहेगी? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न पे रोड में हम अकेले थे। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में यह फायदा रहेगा कि रोड पे हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ हमारे पार्टनर भी रोड पे रहेंगे। दुख थोड़ा कम होता है ना बेटा? नहीं हाँ सही है, दुख थोड़ा सा कम होता है, मैं अकेला थोड़ी रोड पे हूं। अब वो होता है ना, अपनी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हिंदुस्तान के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अपनी इलेक्ट्रिसिटी गई, दुख होता है। पास वाले के पूछ के आते हैं, वहां भी गई, चलो संतोष थी। ये फैक्ट है ना बेटा। अच्छा चलो कंपनी की बात करें। कंपनी के अंदर आप देखेंगे कि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट पे चलता है। आज आप कंपनी के 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर परचेस कर लेते हैं, कंपनी को कितना भी लॉस हो जाए हमें पता है 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देना है। सपोज करें कंपनी के आपने 1 लाख रुपए फेस वैल्यू के शेयर परचेस करी, उसमें 70,000 रुपए पे किया है ना, 30,000 रुपए बाकी है ना। कंपनी को कितना भी लॉसेस हो जाए 30,000 से ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, तो लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए बेटा कंक्लूजन के तौर पे बात करें। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है और वो आपसे बिजनेस मॉडल की बात कर रहा है, हम उसको इन तीनों मॉडल का कंपैरिजन रख देंगे एक कंसल्टेंट के तौर पर, और हम उसको सजेशन देंगे भाई 3 ऐसे क्राइटेरिया है जहां पर कि हम कंपनी को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। पहला, मॉनेटरी लिमिटेशन खत्म। एग्जाम्पल है आपके सामने नारायण मूर्ति का, एग्जाम्पल है आपके सामने केएफसी का। केएफसी के ऑनर का आपने हिस्ट्री सुना होगा, इतनी बार बिजनेस में फेलिवर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कंपनी को एग्जिस्टेंस में रखा, और आज बोलो 145 कंट्री से ज्यादा में काम करी उनकी कंपनी। धीरूभाई अंबानी जी का एग्जाम्पल है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लड़के के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने की हिम्मत थी ना बेटा, वो कॉन्फिडेंस था ना, वो जज्बा था ना यार। और कंपनी के सेक्टर को यूज करके कॉर्पोरेट बना के बिजनेस आइडिया का, जो भी बिजनेस आइडिया लिया उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को साबित करा, जस्टिफाई करा। तो मनी का लिमिटेशन खत्म, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम खत्म, रिस्क लिमिटेड। बराबर बच्चों?
चलिए बेटा, अगर हम कंपनी के बेसिक मीनिंग की बात करें, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम प्लस पेनी। आपने बेसिक में पढ़ा होगा बेटा, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने सिलेबस में, इसको अपन पढ़ के फिर टेक्निकल चीजों पर आएंगे और बहुत टेक्निकल और एडवांस क्वेश्चन मैं आप लोगों को करूंगा बेटा, जिसमें शायद आप लोगों ने इशू फॉरफीचर ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां हम लोग यही लेके चलेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ने का तरीका अलग होता है बेटा, सी एग्जाम का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बेस रखेंगे आप लोग, किसी भी बेस से रिलेटेड, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए अपने को आना चाहिए। समझ जा बेटा, बेसिक डेफिनेशन। कंपनी शब्द लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पेनी। कम का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। पेनी का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर। और आपने सुना होगा कि जब पुराने समय में दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप बैठकर अपना लंच करते करते, अपना डिनर करते करते अपने बिजनेस की बातें करते थे, तो उस ग्रुप को इनफॉर्मली कई बार हम बोल देते थे कंपनी, टीम, गैंग। वहीं से कंपनी शब्द बना है। और कई बार आप बोलते भी हैं, जैसे आप 5 से 6 फ्रेंड्स बैठ के सब उसके अपना लंच चले रहे और आपका कोई परिचित व्यक्ति आते हुए दिखता है, तो कई बार हम उसको बोलते हैं आइए हमें कंपनी दीजिए या हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। तो इनफॉर्मली कंपनी का मतलब निकलता बेटा एक ग्रुप, एक एसोसिएशन। लैटिन शब्द है कम प्लस पेनी, दैट मीन साथ साथ भोजन करते करते दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अपने बिजनेस अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को, उस समूह को हम नाम देते थे कंपनी। लेकिन बच्चों, कंपनी एक्ट क्या बोलता है? तो मैं कंपनी एक्ट की डेफिनेशन पे आपको लेके चलता हूं, समझना। लास्ट बेंच दिखाई दे रहा बेटा बराबर? फोन साइज बड़ा करने की जरूरत पड़े तो बताना। हाँ बेटा, उधर बच्चों, टोपी वाले बच्चे, पक्का समझ जा बेटा। कंपनी की टेक्निकल डेफिनेशन हम देखते हैं, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। अभी क्या डेफिनेशन देता है सुनना बच्चों, अब ध्यान से समझो बच्चों। हाँ, ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, सब पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट, और अपना एग्जाम पूरा कंसेप्चुअल है बच्चों। तो आप तो जो कंसेप्ट समझ नहीं आए तुरंत किसी भी तरह से आप मेरे से पूछ सकते हो, हर टीचर से हर कंसेप्ट की बात कर सकते हो। कंपनी एक्ट बोलता है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी हम उस कंपनी को कहेंगे जो कि इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुआ, यानी इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। अब जब बेटा इस एक्ट की बात करोगे तो इस एक्ट का मतलब निकला कंपनी एक्ट 2013। तो आपके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी आप उसको बोलोगे जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुआ। चलो जी, आज मैं अपनी एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करूंगा, चलो जी आप उसको कंपनी बोल दोगे। लेकिन 2013 के पहले का क्या स्टेटस? क्योंकि कंपनियां तो 2013 के पहले से एग्जिस्टेंस में। आप याद करो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सुनने में आया था, जो कि इंडिया में पहली बार आई थी, और स्पाइसेस ने मसालों का जो बिजनेस करना था इस पर्पस से ही थी। बाद में इंडिया पे कब्जा करके बैठ गए। तो आपने तो अभी डेफिनेशन दे दी कंपनी एक्ट ने कि सब कंपनी हम उसको बोलेंगे जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इसके पहले के अगर कंपनी, तो उसका क्या करेंगे? तो आप देखिए एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन क्या बोलता है, आर एनी अदर प्रीवियस लॉ। यानी इसका मतलब यह निकला बच्चों कि जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसके पहले के जो कंपनी एक्ट रहे हैं, जिनको कि समय समय पर अमेंड किया जाता रहा, चेंज किया जाता रहा, उस पुराने एक्ट में भी अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड थी तो उसको भी हम कंपनी ही मानेंगे। आपको वापस से उसका री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। अब पुराने कंपनी एक्ट कौन कौन से? तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 में हम चेक करते हैं। कंपनी एक्ट इसके पहले 1956 था,
2013 के भी पहले कौन सा एक्ट था बेटा? 1956। 1956 के पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था। उसके भी पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था। उसके भी पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था। और उसके भी पहले 1866 के पहले छोटे छोटे कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ रहे हैं। तो चलो जी, अभी तक बात करते हैं। मैंने कंपनी का बेसिक डेफिनेशन का बात किया। सबसे पहले लैटिन टर्म को लिया, कम प्लस पेनी। कम दैट मीन साथ साथ, टुगेदर। पेनी दैट मीन ब्रेड एंड बटर। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति साथ में भोजन करते हैं तो उस ग्रुप को, उस टीम को, उस गैंग को हम कंपनी बोल देते हैं इनफॉर्मली। अब टेक्निकली जाएं तो कंपनी एक्ट उठाते हैं, और जब टेक्निकली कंपनी एक्ट उठाते हैं तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? कंपनी दैट मींस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। अरे भाई, ये एक्ट तो 2013 में बना, कोई बात नहीं, उसके पहले के एक्ट में भी रजिस्टर्ड है तो कंपनी मान लेंगे। तो उसके पहले के एक्ट मतलब 1956 का एक्ट है, चलेगा। उसके भी पहले 1930 का एक्ट था, उसके भी पहले 1882 का एक्ट था, उसके भी पहले 1866 का एक्ट था। तो प्रीवियस किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो हम उसको कंपनी मान देंगे। ठीक है। इससे तो बेटा कंपनी का एक सही इमेज में बच्चों के दिमाग में क्रिएट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये सब टेक्निकल डेफिनेशन हो जाती है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की डेफिनेशन। टेक्निकल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लेते हैं बेटा लॉर्ड जस्टिस हेने की डेफिनेशन। शायद ये आपने 11th 12th में पढ़ी भी होगी, है ना बच्चों? थोड़ा सा 11th 12th का इनपुट है, फिर अपन अपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे आना पड़ेगा। और ये सब मॉड्यूल के अंदर कवर है। और बच्चों, अपना जो पहला क्वेश्चन जो आता है ना, ट्रू फॉल्स, 2-2 नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी वहां से क्वेश्चन निकालेगा। जस्टिस हेने कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं? एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के माध्यम से ही एग्जिस्टेंस में आती है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन अभी समझाऊंगा मैं। विथ कॉमन सिल, कंपनी की कॉमन सिल भी होगी। अब इसको मैं इस तरह से बच्चों आपके सामने ले सकता हूं कि सब ये जस्टिस हेने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं बता देते हैं। और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो किस तरह से बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सुनना बच्चों, ध्यान देना बेटा, लास्ट बेंच नोट्स में आएगा बेटा। अब सुनो, जब मैं कंपनी की बात करता हूं ना, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका मतलब यह निकला कि आप हम सब जो यहां पर बैठे हैं ना, आप हम सब नेचुरल पर्सन है। रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धन्नालाल, मांगीलाल, देवीलाल, अमनलाल, चमनलाल, अक्षलाल, मतलब गुस्सा नहीं बेटा, मन शांत। अपन सब नेचुरल पर्सन है। लेकिन कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं बेटा। कंपनी कैसा है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अक्ष भाई, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री से हमें लेना है 50,000 रुपये, और हमने अक्ष भाई से रिक्वेस्ट किया कि अक्ष भाई आप एक काम करो, रिलायंस इंडस्ट्री से 50,000 रुपए लेके आ जाओ। अब अक्ष भाई क्या करते हैं? रिलायंस इंडस्ट्री के गेट पे खड़े हो जाते हैं। इनको लगता है रिलायंस नाम का कोई व्यक्ति आएगा, कोई नेचुरल पर्सन होगा। और आप बताओ, अक्ष भाई रिलायंस के गेट पे खड़े होकर दिन भर चिल्लाते हैं, रिलायंस 50,000 दे, रिलायंस 50,000 दे। बोलो कोई व्यक्ति आएगा क्या बेटा? नहीं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, कोई नेचुरल पर्सन आप और हमारी तरह नहीं है। और इसीलिए आगे चल के मैं बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी पर सिटीजनशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, आप हम सब इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन कंपनी कभी किसी कंट्री की नागरिकता यानी सिटीजनशिप नहीं होल्ड कर सकती। आज आप बताओ, इंडिया के अंदर रूल है कि इंडिया में जैसे किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उस चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको इमीडिएटली उसी पॉइंट ऑफ टाइम से इंडियन सिटीजन मान लिया जाता है। नेचुरल पर्सन है।
और कई बार ट्रू फॉल्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बना है, हम लोगों को उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कंपनी पर सिटीजनशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सिटीजनशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है नेचुरल पर्सन पर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बराबर बेटा? आप हम सबके कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, कुछ फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, लेकिन कंपनी पर वो सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं होती है। पक्का बच्चों? तो कंपनी अपने आप में क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड पॉइंट, क्रिएटेड बाय लॉ। सुनना बच्चों, आज आपको अगर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कहीं किसी लॉ में जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं, या पार्टनरशिप फॉर्म के तौर पर बिजनेस करना है। आप बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो बोलता है आपको रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस दिन पार्टनर लोगों में नहीं बनी, आपने शटर लगाया, घर बैठ गए। लेकिन अगर आप कंपनी के बैनर तले बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, कंपनी एक रजिस्टर्ड बॉडी है। सबसे पहले आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे कंपनी एक्ट 2013 में, तो कंपनी का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप सीए हैं तो कई बार क्लाइंट आपके पास आएगा, बोले साहब कंपनी का नाम क्या रखें। हम लोग कई बार क्लाइंट को गाइड करते हैं, कंपनी का नाम आप ऐसा रखो, छोटा नाम रखो और ऐसा नाम रखो जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, क्योंकि आगे पीछे चल के यार अपने को कंपनी के शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करने पड़ते हैं, अपने डेटर्स की जुबान, क्रेडिटर्स की जुबान, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, इन लोगों की जुबान पर, इनकी टंग पे अपना नाम होना चाहिए। बहुत टेक्निकल नाम रखने से मतलब नहीं ना यार। नाम ऐसे, नाम क्या होता है बेटा? एक नाम जो होता है ना, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे मैंने भगत सिंह बोला तो आपके दिमाग में एक रेस्पेक्टेबल पर्सन की इमेज आती है यार। मैंने महात्मा गांधी बोला तो एक इमेज डिफरेंट क्रिएट हुई। नरेंद्र मोदी बोला, एक इमेज डिफरेंट क्रिएट हुई। राहुल गांधी जी बोला, जी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आप देखो, वो जो नाम है ना, उसके साथ साथ उसकी इमेज जुड़ी होती है। इसलिए कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेशन कराने जाएंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा साहब नाम क्या रखूं, आप उसको सजेशन दीजिए कि भाई पुराने ट्रैक को देखोगे, कंपनियां ऐसा नाम रखती है जो यूनिक हो, अपने बिजनेस से कनेक्टेड हो, अपने बिजनेस से कनेक्टेड हो, छोटा हो, लोगों की जुबान पर इजीली चढ़े, जिससे कि हम जब भी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स ये सब इश्यू करें तो पब्लिक इजीली उसको मार्केट में फैला सके, स्प्रेड ओवर कर सके। तो आप बताओ, कंपनी का नाम तय करोगे आप? कंपनी का मेमोरेंडम यानी पार्षद सीमा नियम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें इंटरनल रूल्स लिखे होते हैं, वो सब तैयार करोगे, तब जाके कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। और मान लीजिए आपको कंपनी बंद करना है, तो आप ये काम नहीं कर सकते कि शटर लगाया, घर बैठ गए। एक सिस्टमेटिक लीगल प्रोसेस है, तब जाके कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। कोर्ट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट इस बात को देखेगा कि आप कंपनी बंद करने आए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक का पैसा लेके आपने फ्रॉड किया पब्लिक के साथ और अब कंपनी बंद करके इधर उधर बैठ रहे हैं। कोर्ट पूरी तरह से देखेगा कि क्या यहां वैलिड रीजन है कि नहीं इसको वाइंडिंग अप करने के। नहीं तो जनरल पब्लिक एट लार्ज से आपने पैसा ले लिया और उस पैसे को इधर उधर कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए। यानी कंपनी अपने आप में क्रिएटेड बाय लॉ एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, आप उसको अपनी मर्जी से स्टैब्लिश नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप नहीं कर सकते। देयर इज सिस्टमेटिक लीगल प्रोसेस, उस लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पक्का बेटा? सेपरेट एंटिटी, बताओ बेटा, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों का सेपरेट एंटिटी होता है कि नहीं? सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा। कैसे? ये कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। कितने शेयर होल्डर दिखे बेटा आपको? ये पक्का? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। अब बताओ, कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर,
कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस अलग है। मान लो इतना लीगल एग्जिस्टेंस इनका अलग है कि मान लो ये 1 लाख शेयर होल्डर सपोज करें एक मीटिंग करे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सारी शेयर होल्डर बैठे। मान लो अचानक से बिल्डिंग की छत गिरी और ये 1 लाख नॉमिनल अकाउंट एक साथ क्लोज। नहीं, अकाउंटिंग की भाषा में पर्सनल अकाउंट है, बट अपन ऊपर वाले की बुक्स अकाउंट में बात कर रहे, उनके सिस्टम से नॉमिनल अकाउंट है। अब बताओ 1 लाख शेयर होल्डर मौजूद थे, सारे शेयर होल्डर आए थे, अचानक से बिल्डिंग की छत गिरी, एक भी शेयर होल्डर नहीं बचा, बल्कि एक शेयर होल्डर तो ऐसा था जिसका नाम था मृत्युंजय, नाम ऐसा रखा था मृत्यु पे विजय, छत गिरी सब पराजय। अब मेरे को बताओ, क्या कंपनी के पूरे 1 लाख शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो क्या कंपनी की एक एक ईंट यहां से गिरना चालू हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं भाई, ये जो मृत्युंजय है ना, ये जो मृत्युंजय है, इनके जो 4 रिलेटिव इनको अंतिम यात्रा पे लेके जाएंगे, एक आगे भी होगा 5, सॉरी, मृत्युंजय एक शेयर होल्डर गया, उनकी जगह उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब कंपनी और शेयर होल्डर का लीगल एग्जिस्टेंस अलग अलग है, इतना अलग अलग है कि जितने शेयर होल्डर है 100% शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि कंपनी को लगता है कि साहब ये जो शेयर होल्डर है अक्ष नाम का, इसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। गुस्सा नहीं बेटा, मन शांत, कल आओगे ना बेटा? हाँ। अब बताओ, अक्ष भाई ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, कंपनी को पता लगा तो कंपनी इनके ऊपर लीगल सूट फाइल कर सकती है। इसी तरह से किसी शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी ने उनको प्रॉपर तरीके से डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर नहीं दिया, इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया, जबकि उनकी एलिजिबिलिटी बनती थी, यानी कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया, तो वो कंपनी के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकते हैं यार। पक्का बेटा? तो देखो, कंपनी की डेफिनेशन हम डिस्कस करें जस्टिस यानी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड क्रिएटेड बाय लॉ, थर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस। फोर्थ बेटा परपेचुअल सक्सेशन। क्या जानते बच्चों परपेचुअल सक्सेशन? पक्का? कितने बच्चे बता सकते बच्चों? वेरी गुड, बोलो बेटा। यस, परफेक्ट बेटा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं बेटा, सुनो ध्यान से, या तो सीए बनो, और सीए बन गए तो सीए में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, 92 की एज तक साइन करते हुए जाओगे। हाँ सही है बेटा, 92 की एज में भी हम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, साइन कर दिया, फीस भेज दे भाई, कोई रिटायरमेंट की एज थोड़ी यहां। इसी तरह से बिजनेस करना है, कंपनी के बैनर, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया लिया, कंपनी को एस्टैब्लिश किया, आप नी भी रहे तो आपके आगे की जनरेशन उस कॉर्पोरेट हाउस को आगे बढ़ा देती है। तो समझना बेटा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन दैट मींस कंपनी का एग्जिस्टेंस इनडेफिनिट पीरियड तक रहता है। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर ना, सारे शेयर होल्डर चेंज हो जाएं, सारे शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, सारे शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। जैसे आपने 11th-12th में शायद इस कंसेप्ट को समझते समय किसी पोएम का जिक्र आपके सामने आया होगा कि साहब इस दुनिया के लिए बोला जाता है मेन में कम्स इन, इस दुनिया में मनुष्य आते हैं, मेन में गोज आउट, ऐसे चले भी जाते हैं, मेन में कम्स इन, मेन में गोज आउट। मनुष्य इस दुनिया में आते हैं, मनुष्य इस दुनिया से जाते हैं, बट द वर्ल्ड गोज फॉर एवर, दुनिया अपनी गति से चलती चली जाती है। यही बात देखो अपन कंपनी पे फिट कर देते हैं, शेयर होल्डर में कम्स इन, शेयर होल्डर में गोज आउट, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर जाते हैं, बट शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि बेटा हम तो ये समझाते ना बच्चों कि एक बार यार देखो आप सीए बन गए ना, और सीए बन जाने के बाद
जॉब सर्च करने के लिए दौड़ते हैं, हम भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूं कि भाई आपकी फाइनेंशियल नीड है, 4-5 साल के लिए कर लो जी जॉब, अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेट कर लो। उसके बाद कहीं ना कहीं थॉट ये होना चाहिए कि यार हम कहीं इंप्लॉयमेंट सर्च करें, उसके बजाय 5-7-8 फ्रेंड मिलके कोई यूनिक बिजनेस आइडिया लाते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, और एक बार अच्छा बिजनेस सेट कर दिया ना, तो हमारी आगे की जनरेशन तक आपको लंबे समय तक उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है। तो आप देखो, परपेचुअल सक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने कंपनी एक बार बनाई तो कंपनी सदियों तक, शताब्दियों तक, युगों युगों तक, आदिकाल अनादिकाल, निरंतर, अनवरत, सतत, लगातार चलती चली जाती है। यानी कंपनी एक बार आप एग्जिस्टेंस में लेके आए तो कंपनी की लाइफ क्या है बेटा? इनडेफिनेट पीरियड। पक्का बच्चों? चलो लास्ट पॉइंट और इसका समझ लेते, फिर टेक्निकल पॉइंट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। हैविंग कॉमन सिल। चलो कॉमन सिल पर अपने को बात करनी है, कल बात कर लेते, सर आ गए है ना। चलिए बेटा सेशन इन करते बच्चों। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते बच्चों आप लोग, है ना, बैच के बाद भी पूछ सकते बेटा। और ऑनलाइन वाले बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते बेटा। ईशा, मानवी, अमय, कर्तव्य, शुभ, शुभ कर्तव्य। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।